नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री का लेक्चर 13 पर डिस्कशन करेंगे और आज से हमारा मध्यकालीन भारत जो है डिस्कशन स्टार्ट होगा। और फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत में मुख्यतः आज हम लोग गुलाम वंश के बारे में चर्चा करेंगे। और जो मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत है उसके अंतर्गत जो गुलाम वंश है इस पर डिस्कशन आज तो हमारा होगा ही, साथ ही साथ आगे का जो डिस्कशन होगा वो खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी का होगा। तो दिल्ली सल्तनत में यही 5 जो वंश हैं इनको के बारे में पढ़ना है और इनको याद रखने का जो ट्रिक है वो है गुड़ खा तसले में। ठीक है, यहाँ पर जो गुड़ है तो इसमें जो गु है इससे गुलाम वंश हो गया, खा से खिलजी वंश हो गया, त से तुगलक हो गया, स से सैयद हो गया और ल से लोदी हो गया और में से अंत में मुगल जो कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ल जो है ये साइलेंट है, ये जो वर्ड है यहाँ पर ये साइलेंट है। ठीक है, ये वाला तो आप याद रखिएगा इस ट्रिक के द्वारा। तो ये क्रम से जो है दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं उनका जो वंश है वो याद रहेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी और इनका जो शासन था वो 1206 से लेके 1210 तक था। वैसे देखिएगा गुलाम वंश का जो पूरा कार्यकाल था वो 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक था। ठीक है, इसको ममलूक वंश भी कहा जाता है गुलाम वंश को। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जो भी फैक्ट है, इसके संबंधित जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले फैक्ट हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इनका एक संग्रह जो है एक जगह मैंने कर लिया है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी फैक्ट है आपको याद रखना है क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है इसमें कि सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण कुरान ख्वाह भी कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वाह भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों? क्योंकि सुरीली आवाज़ में वो कुरान पढ़ता था। इसके बाद गौरी का गुलाम था वो और इसे अमीर ए आखुर का पद मिला था। जब गौरी का ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक तो उसे अमीर ए आखुर नामक एक पद मिला था। ठीक है, और ऐबक की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे अपना राजधानी बनाया था, तो लाहौर को बनाया था। ठीक है, ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। नेक्स्ट, अत्यधिक दान देने के कारण उसे लाल बख्श, जिसका अर्थ होता है लाखों में देने वाला, दान देने वाला, इसी कारण से लाल बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो एक मस्जिद है और कुब्बत उल इस्लाम तो मालूम ही है, एक मस्जिद है जो कि दिल्ली में है। ठीक है, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे? अजमेर में। इसका निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। नेक्स्ट, उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। प्रारंभ इसने किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा किया था। ठीक है, प्रारंभ पूछेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण का काम जो है प्रारंभ किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको फाइनल कराया था वो इल्तुतमिश ने कराया था। और इसमें एक और भी कंसेप्ट है कि इसकी चौथी जो मंजिल थी वो नष्ट हो गई थी, जिसपे इसका जीर्णोद्धार जो कराकर उस पर और 2 मंजिल जो है निर्माण कराया था, वो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो 3 लोग इससे जुड़े हुए हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार से संबंधित ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान जो है एक आधुनिक समय में जो पोलो खेला जाता है उसी को बोला जाता था कि खेल के दौरान घोड़े से गिरने के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी और इसको दफनाया गया था लाहौर में। लाहौर को इसने राजधानी बनाया था और वहीं पे इसको दफनाया भी गया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, से जो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जो भी फैक्ट था मैंने आपको बता दिया। इतना अगर फैक्ट आप याद रखते हैं तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, तो इल्तुतमिश ने। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाहौर तक सीमित था, लेकिन पहला ऐसा शासक था इल्तुतमिश जो कि सल्तनत की राजधानी जो है दिल्ली को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट, अब इल्तुतमिश से संबंधित जो भी फैक्ट है उसको मैंने एक जगह लिख लिया है और ये भी काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो था वो इल्तुतमिश था। ठीक है, नेक्स्ट,
उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त किया था। ये खलीफा से प्राप्त करने वाला पहला शासक था जो कि स्वीकृति उसको मिली थी। और उसने एक उपाधि उसको दिया गया था खलीफा के द्वारा, वो उपाधि था सुल्तान ए आजम की। ठीक है, सुल्तान ए आजम। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था खुद वो गौरी का गुलाम था। तो ये इसका गुलाम था और फाइनली इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, तो ये इसी कारण से इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का तुर्क था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इल्तुतमिश किस तरह का जनजाति था वो, तो इल्बरी जनजाति का तुर्क था वो। ठीक है, और सुल्तान बनने से पहले वो बदायूं का सूबेदार था। ये भी याद रखिए, बदायूं का सूबेदार था वो। ठीक है, सुल्तान बनने से पूर्व। इसके बाद मंगोल नेता चंगेज खान जो था वो, उसका मूल नाम था तेमुचिन था। ठीक है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। ठीक है, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंगेज खान जो है किसके शासनकाल में उत्तर पश्चिम भारत की तरफ आया था, तो वो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मालिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। मालिक जानी कहाँ के सूबेदार नियुक्त किए गए थे? बिहार के, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, किसकी जगह? एवाज की जगह। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, सल्तनत युग में दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल। देखिए, चांदी का टंका है। ठीक है, चांदी में जो है टंका, चांदी का डंका बोलता है, टंका याद रखिए, क्योंकि चांदी जो है तांबे से बड़ा है। ठीक है, और तांबा जीतल, देखिए इसमें भी त है और इसमें भी जीतल में भी त है, तो ऐसे ट्रिक करके याद रखिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, उसी ने आरंभ किया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा इसी ने शुरू किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये रजिया सुल्तान थी और इनका जो कार्यकाल था वो 1236 से लेकर 40 तक था। ठीक है, और रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में तुर्कों का योगदान था। इनको तुर्कों के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा इनको सत्ता से हटा दिया गया था। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम जो था इनका गियासुद्दीन बलबन था और इनका जो कार्यकाल है वो है 1266 से लेके 1286 तक। अब इसके बाद बलबन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो गुलाम वंश है इसमें 3 ही शासक के बारे में पढ़ना है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा बलबन। तो इन तीनों के बारे में अगर हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं तो गुलाम वंश से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बलबन से संबंधित हम लोग फैक्ट देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। पहला, उसे उलू खां के नाम से भी जाना जाता है। ये उसको उपाधि दी गई थी उलू खां की। ठीक है, उसका वास्तविक नाम जो था वो बहाउद्दीन था। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि बलबन का वास्तविक जो नाम था वो क्या था? तो बहाउद्दीन। ठीक, नेक्स्ट, 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया था। इस अवसर पर उसे उलू खां की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बलबन को उलू खां की उपाधि किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? नसरुद्दीन ने दिया था। ठीक है, और उस समय उसको पद जो मिला था वो नायब ए ममलिकात का पद मिला था। ठीक है, नेक्स्ट, उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। किसने? बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। काफ़ी निरंकुश ये शासक था। ठीक है, तो लौ और रक्त की नीति जो है, रक्त और लौ की नीति जो है बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं जो थी वो यहाँ पर लिख दिया मैंने। प्रथम था, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। इसका ये मानना था कि जो भी सुल्तान का जो पद मिला हुआ वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, और दूसरा कि सुल्तान का निरंकुश होना जो है वो आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट, उसने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना था। ठीक है, और इसको एक टर्म दिया गया था, नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई का अर्थ होता है कि जो राजा है वो धरती पर ईश्वर के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है। ठीक है, नियामत ए खुदाई। नेक्स्ट, उसके अनुसार राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस शासक ने, सुल्तान ने जिले इलाही का पद जो है धारण किया था, इसका उपनाम मिला था, तो बलबन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने राजत्व संबंधित सिद्धांतों की स्थापना किया था। तो प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधित सिद्धांतों की स्थापना किया था। नेक्स्ट, उसने सिजदा, ये टर्म याद रखिएगा,
सिजदा का अर्थ क्या होता है कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। और पाबोस, इसका अर्थ क्या होता है, सुल्तान के चरणों को चूमना। तो सिजदा और पाबोस नामक जो प्रथा थी, जो रीतियाँ थी, इसको किसने प्रारंभ किया था, तो बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार, ठीक है, नवरोज़ बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की परंपरा जो है प्रारंभ किया था। तो नवरोज़ जो त्यौहार है वो फारसी का था और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना किया था। किसका किया था, दीवान अर्ज। और ये किससे संबंधित है, ये सैन्य विभाग से। ठीक है, बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवान अर्ज किसको बनाया था, तो इमाद उल मुल्क को बनाया था। इमाद उल मुल्क जो है ये पहले जो है दीवान अर्ज जो विभाग बनाया गया था उसके सेना मंत्री थे ये। नेक्स्ट, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगामी का गठन को इसने समाप्त किया था। शुरुआत में जो था ये इल्तुतमिश के द्वारा गठित किया गया था तुर्कान ए चहलगामी, और खुद जो है बलबन जो है इसका पार्ट रह चुका था, लेकिन ये सत्ता में आने के बाद में, सत्ता संभालने के बाद में इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट, बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख जो है पर किसने खलीफा का सहायक कहा है अपने आप को, तो बलबन ने। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे महत्वपूर्ण, उसका हमने डिस्कशन किया। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।